Rajni Singh Devra, and today I'll be dealing with the Probation of Offenders Act 1958 along with the relevant section of criminal law. This act is relevant for the upcoming Rajasthan EPO examination 2024 और ये पार्ट थर्ड है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के ऊपर। पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1, 2 डिस्कस किया था। पार्ट टू में हमने सेक्शन 3, 4 और सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेशन। प्रीवियसली पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी, कैटेगरी ऑफ पीपल। इस एक्ट में क्या क्या कैटेगरी है, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि ऑफेंडर है, 3, 4 में भी पढ़ा था ऑफेंडर है, श्योरिटी है, 4 में पढ़ा था श्योरिटी होगा, विदाउट श्योरिटी बॉन्ड करना पड़ेगा। फिर प्रोबेशन ऑफिसर पढ़ा था अपन ने, प्रोबेशन ऑफिसर पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे उसके कुछ सेक्शंस। अपन ने स्टेट गवर्नमेंट की पावर देखेंगे, ये भी डिस्कस किया था। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कि कोर्ट भी इसमें एक बॉडी है, एक अथॉरिटी है। ठीक है, कोर्ट की पावर्स जब देख रहे थे सेक्शन 3, 4 और 5 मैंने बताया था। 3 में देख लिया था अपन ने एडमोनिशन, 4 में देख लिया था प्रोबेशन, और 5 आज अपन डिस्कस करेंगे जिसमें कंपनसेशन और कॉस्ट देने की पावर है कोर्ट के पास। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 5। सेक्शन 5, पावर ऑफ कोर्ट रिक्वायरिंग रिलीज्ड ऑफेंडर। किसको बोल रही है कोर्ट कॉस्ट या कंपनसेशन देने के लिए? वो पर्सन जो रिलीज कर दिया गया है। कहाँ रिलीज हुआ है? या तो सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में। 360 में भी हो सकता है, बट इस एक्ट में अभी 3 और 4 की बात करते हैं। अगर अपन प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 3 में एडमोनिशन पे रिलीज कराओ या 4 में प्रोबेशन पे रिलीज कराओ। वो जो पर्सन है उसको रिलीज ऑफेंडर बोला है और उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन और कॉस्ट देने के लिए। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट to require released offender to pay compensation and cost। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, व्हाट आर द पावर्स ऑफ कोर्ट अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 3 भी लिखना रहेगा, 4 भी लिखना रहेगा, 5 भी लिखना रहेगा, और भी आगे एक और कुछ एपिलेंट पावर्स है, कुछ और भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो भी कुछ रहता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे कि ये रिलीज ऑफेंडर पे अप्लाई हो रहा है सेक्शन 5। तीसरी चीज ये कि ये कंपनसेशन भी देना है, कॉस्ट भी देना है, दोनों चीजें देनी है, कंपनसेशन एंड कॉस्ट। ऐसा नहीं कि कंपनसेशन दो या फिर कॉस्ट दो, नहीं, दोनों देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा कोर्ट है। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4। कौन से कोर्ट की बात करिए? वही कोर्ट जिसने 3 और 4 में पर्सन को रिलीज कराए, ऑफेंडर को रिलीज कराए, वही कोर्ट ऑर्डर देगा कंपनसेशन के लिए भी। द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 में, डिस्क्रिशन है कोर्ट का, में इफ इट थिंक्स फिट मेक एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे कोर्ट ऑर्डर देगी अ फर्दर ऑर्डर। ठीक है, जब अपन प्रोबेशन सेक्शन 4 में प्रोबेशन ऑर्डर पढ़ रहे थे, उसके साथ में सुपरविजन ऑर्डर भी दे सकता है, एडिशनल ऑर्डर। उसके साथ में सेक्शन 5 में कंपनसेशन या कॉस्ट का ऑर्डर भी कोर्ट दे सकता है, एक फर्दर ऑर्डर, एक एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है, डायरेक्टिंग हिम टू पे। ऑफेंडर को क्या बोल रहे हैं? उसको पे करने के लिए बोल रहे हैं। क्या चीज पे करने के? सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंग्स रीजनेबल। वो तो अपन को पता है, जो कोई भी अपना क्रिमिनल लीगल सिस्टम जो है उसमें जो भी रीजनेबल, जो भी कंपनसेशन, कॉस्ट, फाइन कुछ भी रहता है, तो वो सब क्या रीजनेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है। तो कंपनसेशन होगा एज द कोर्ट डीम्स फिट, और वो भी रीजनेबल होना चाहिए। क्यों दे रहे कंपनसेशन? या तो किसी पर्सन को लॉस हुआ है या फिर इंजरी हुई है, लॉस और इंजरी। ठीक है, कॉस्ट टू एनी पर्सन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, कंपनसेशन अपन सोचते तो क्या सोचते कि विक्टिम को दे रहे, विक्टिम कंपनसेशन ज्यादा अपन पढ़ते स्कीम, उसमें भी सीआरपीसी वगैरह। तो यहाँ पे विक्टिम नहीं लिखा है, एनी पर्सन लिखा है। किसी भी पर्सन को विक्टिम हो गया, उसका लीगल गार्जियन है, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी कंसर्न पर्सन, उसको अगर कोई लॉस या इंजरी हुई है। क्यों लॉस या इंजरी हुई है? क्योंकि ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस कमिट करा है एक्ट के अंदर, और उससे अगर कोई भी लॉस या इंजरी हुई है किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट बोल सकती है, रीजनेबल कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट बोल सकती है। कोर्ट के पास पावर है ये। ठीक है, such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by the commission of the offense। ठीक है, उस पर ऑफेंडर ने ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, ऑफेंस कमिट करा है, उसके बाद किसी पर्सन को इंजरी कॉज हुई है, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट बोल सकती है। एंड अब इधर मैंने बोल करा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड, और कहाँ एंड है, कहाँ और लिखा आता है, आप देख लेना। यहाँ पे और नहीं है, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लेना। सच कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, और किस चीज के लिए बोल सकती है एंड किस चीज के लिए बोल सकती है कोर्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स देने के लिए भी बोल सकती है। प्रोसीडिंग्स, जो भी लीगल प्रोसीडिंग हुई है, इसने केस फाइल करा है, कोई भी कोर्ट के खर्चे या फिर वकील या कोई भी एक्सपेंसेस अगर कुछ भी हुए, कॉस्ट हुए, तो प्रोसीडिंग्स के भी पैसा देने के लिए कोर्ट उसको बोल सकती है, रीजनेबल जो भी। अब देखो,
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, इसमें जो अगर अपने पता चल गया पूरा केस होने के बाद कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस तो कमिट किया है, वो कन्विक्टेड पर्सन है, वो गिल्टी है, ठीक है, गिल्टी है, फिर उसको क्या दे रहे हैं, उसको कोई एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टेंसेस देके उस ऑफेंडर को रिलीज कर रहे हैं उसको, या तो एडमोनिशन पे या प्रोबेशन पे, किसी भी उस पर रिलीज कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, किसी भी ग्राउंड पे। ये तो हो गया ऑफेंडर के लिए, ऑफेंडर को तो बेनिफिट मिल गया, पर विक्टिम जो है, जिसको सफर हुआ है, जिसको जिसको सफर करना पड़ा है, जिसको लॉस इंजरी कुछ हुआ है, तो उसको क्या मिल रहा है, तो उसके लिए ये सेक्शन बेनिफिट बना दिया, ठीक है, ये बेनिफिट बना दिया विक्टिम के लिए। 3 और 4 में किसको बेनिफिट मिल रहा है, ऑफेंडर को, और 5 में विक्टिम के लिए कुछ बेनिफिशियल चीज बना दी, ठीक है, यहां तक हो गया। हम्म उसको जस्टिस देने के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1, जो भी अमाउंट है, कॉस्ट का है या कंपनसेशन का है, मे बी रिकवर्ड एज फाइन, उसको एज अ फाइन रिकवर करा जाएगा, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद 421 422 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब ओल्ड सीआरपीसी न्यू सीआरपीसी अपने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, तो ये वाले जो सेक्शंस दे रखे हैं जो आपके बैरक में अगर लिखे हुए हैं, तो ये ओल्ड के हैं 1898 के, और ये वाले जो हैं ये न्यू सीआरपीसी मतलब 1973 के, ठीक है। A civil court trying a suit arising out of same matter for which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages, ठीक है। दो चीज बता देती हूँ आपको, एक तो मैं आपको ये बता देती हूँ सबसेक्शन 2 में क्या कहना चाह रहा है कि जो भी अगर इस एक्ट में फाइन देने के लिए बोला है, ये सेक्शन में फाइन देने के लिए बोला है, कोई भी कॉस्ट कंपनसेशन कुछ भी देने के लिए बोला है, उसको रिकवर कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कोई भी फाइन को रिकवर करा जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये समझ गए। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे 421 422 सीआरपीसी में बता रखा है वैसे रिकवर करा जाएगा। 421 422 में क्या बता रखा है कि उसकी जो भी ऑफेंडर है, जिसको भी फाइन देने के लिए बोला है, अगर उसके फाइन रिकवर करना है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई भी मूवेबल इमूवेबल या बोथ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह उसको ट्रीट करा जाएगा। वो जो भी फाइन है जो अभी तक पे नहीं करा है, उसको अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह उसको ट्रीट करा जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बता रखी है, स्टेट गवर्नमेंट किसको डायरेक्ट करेगा ये फाइन रिकवर करने के लिए, उन लोग की, उन अथॉरिटीज की पावर बता रखी है। तो ये सारी चीजें 421 422 सीआरपीसी में बता रखा है, जो अपन ऑब्वियसली जब सीआरपीसी पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना काफी है समझने के लिए कि एज अ फाइन रिकवर करा जाएगा, 421 422 को लिंक कर सकते हैं, ओके। सबसेक्शन 3 डिस्कस कर लेते हैं। सबसेक्शन 3 में क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैटर है, कोई भी कुछ सीन हुआ है, कोई मैटर हुआ है, कोई भी केस हुआ है, तो उसमें मैटर में क्रिमिनल केस भी बन रहा है, और सिविल केस भी बन रहा है, ठीक है। अब क्रिमिनल केस में अपन ने पूरा पढ़ लिया, एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, जजमेंट आए, सारी चीजें जो अपन ने स्टेजेस पढ़ लिए सारे। उसमें उसके बाद क्या हुआ, कन्विक्ट हो गया वो पर्सन, बोला कि इसी पर्सन ने कमिट करा है ऑफेंस, उसको गिल्टी ठहरा दिया, और उसको बाद उसको प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया या एडमोनिशन पे रिलीज कर दिया, उसको 3 या 4 का बेनिफिट मिल गया, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट ने बोला कि इसको 5 में कंपनसेशन भी देना है, तो 5 में भी उसने कंपनसेशन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कंपनसेशन कॉस्ट वगैरह, तो कंपनसेशन दे दिया, कॉस्ट की बात नहीं करी मैं, कंपनसेशन दे दिया उसको 100 रुपए, ठीक है। अभी उसी मैटर में सिविल केस भी बनता है, इसमें रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, सी, ठीक है। अगर उसी मैटर में सिविल केस भी बनता है, ठीक है, और उसमें भी ऑब्वियसली उस पर्सन की गलती तो थी, उसने पनिशमेंट तो, उसने ऑफेंस तो किया ही था, तो उसमें सिविल केस में भी बोला कि ठीक है, इसमें डिफेंडेंट की गलती है और प्लेंटिफ को इसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि आपको 500 रुपीज डैमेजेस देने पड़ेंगे, 500 रुपीज डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो कोर्ट डैमेजेस जब ऑर्डर कर रहा है सिविल केस में 500 रुपीज सेम केस में, ठीक है, तो जो भी उसने ऑलरेडी कंपनसेशन पे करा है क्रिमिनल केस में, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। और अगर कोर्ट 500 देने वाला था डैमेजेस, तो उसकी जगह माइनस कर देगा 100 रुपीज की, 100 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया उसी पार्टी को, उसी विक्टिम को, उसी प्लेंटिफ को, जो भी इसमें विक्टिम हो जाएगा और इसमें प्लेंटिफ हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसको 100 रुपीज ऑलरेडी मिल गए, तो उसको 100 रुपीज माइनस करके और फिर अब 400 डैमेजेस देने के लिए कोर्ट बोल सकता है। कोर्ट को जो रीजनेबल लगे, जो एडिक्वेट लगे, वो कोर्ट बोल सकता है। और अगर वो सोच रहा था 500 देने के लिए, तो जो 100 रुपीज उसने ऑलरेडी पे करे हैं वो उसमें डिडक्ट हो जाएंगे, डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार बेनिफिट नहीं मिल सकता। यहाँ पे सिविल केस में भी आप बेनिफिट ले रहे हो, क्रिमिनल केस में भी उसमें बेनिफिट ले रहे हो। अगर आपको डैमेजेस मिलने, तो वो जो आपको ऑलरेडी मिल गया है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे भी
पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वापस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यही लिखा है कि जब भी कोई कंपनसेशन ऑर्डर कर रही है कोर्ट सेक्शन 5 के अंडर, तो जो भी कंपनसेशन ऑलरेडी पे कर दिया है उस पर्सन को, जो भी विक्टिम है उसको ऑलरेडी, या एनी पर्सन को, किसी भी पर्सन को अगर कोई भी कंपनसेशन ऑलरेडी पे कर दिया है, तो सिविल केस अगर सेम मामले में सिविल केस भी हुआ है और कोर्ट अगर सिविल केस में डैमेजेस देने के लिए बोल रही है, उसको विक्टिम को कोई पैसे देने के लिए बोल रही है, तो जो ऑलरेडी कंपनसेशन दे दिया उसको डिडक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। कोर्ट उस चीज को कंसिडर करेगा, ध्यान में रखेगा ऑर्डर देते वक्त, डैमेजेस में कितने पैसे देने वो ऑर्डर देते वक्त, वो जो ऑलरेडी पेड है वो अमाउंट ध्यान में रखेगा, ठीक है। सिविल को ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर में अगर कोई भी सिविल सूट भी निकल रहा है, same matter from which the offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation, जो भी अमाउंट पे कर दी या रिकवर कर दी कंपनसेशन में अंडर सबसेक्शन 1 इन अवॉर्डिंग डैमेजेस, तो वो कोर्ट ध्यान में रखेगा उसको, ठीक है। सेक्शन 6 पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 क्या बात करता है? रेस्ट्रिक्शंस, अभी तक तो पावर्स पढ़ रहे थे, अब रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑफेंडर है जो 21 ईयर्स के बिलो है, ठीक है, कोई भी ऑफेंडर है, ऑफेंडर कौन है? 21 ईयर्स के बिलो है, ठीक है, तो उसको क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है कि उसको नहीं करना है, उसको इम्प्रिजमेंट, ठीक है। ऐसा कैसा सेक्शन है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी पर्सन है 21 ईयर्स के बिलो, इज फाउंड गिल्टी, और वो क्या है, ऑफेंडर है, वो गिल्टी है, इज ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, ऐसा कुछ ऑफेंस करा है जो पनिशेबल क्या है, विद इम्प्रिजमेंट, ठीक है, बट नॉट विद एलआई, बट क्या नहीं होना चाहिए, लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होना चाहिए। अब उसको बोला है कि लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या अपन इंप्लाई कर सकते हैं कि इसको लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इंप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। बोला है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो 21 साल से कम है और उसने कोई भी ऑफेंस करा हो, कितने साल का भी पनिशमेंट हो, तो भी उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। बट अगर उसने एलआई करा है, या फिर डेथ का लिखा नहीं है, बट ये बोला है कि अगर उसने एलआई करा, लाइफ इंप्रिजमेंट करा है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। कोई पर्सन जो 21 साल का है और उसने कोई भी इंप्रिजमेंट करा है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितने साल का भी उसने इंप्रिजमेंट का ऑफेंस करा है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। पर उसने एलआई करा है तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अपन को पता है एलआई के बाद ही, एलआई के ऊपर ग्रेटर पनिशमेंट है डेथ, ठीक है, तो एलआई अगर बोल दिया तो डेथ भी इंप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन जिसने इंप्रिजमेंट करा है तो उस पर सेक्शन अप्लाई होगा, और डेथ और एलआई करा है तो उसमें ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उस पर्सन की बात करें, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, अब वो कोर्ट जिसने उस पर्सन को गिल्टी ठहराया गया कि हाँ इसी ने ऑफेंस करा है, शैल, अभी तक तो अपन वर्ड में पढ़ते आए थे 3, 4, 5 सब जगह कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शैल है, ठीक है, तो यही मैंडेटरी सेक्शन है, ठीक है। शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजमेंट, तो कोर्ट अगर कोई भी पर्सन जो 21 साल का नीचे है वो ऑफेंडर ठहराया गया है, उसने कोई भी ऑफेंस करा है डेथ या एलआई को छोड़ के, तो कोर्ट उसको इम्प्रिजमेंट नहीं देगी unless it is satisfied that having regards to the circumstances including the nature and the character of the offender it would not be desirable to deal with him under section 3 और 4, ठीक है। कोर्ट उसको इम्प्रिजमेंट नहीं देगी, बट कोर्ट ने अगर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देख लिए, नेचर देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, सब चीज देख ली, ये अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया पार्ट 2 में, नेचर क्या, सर्कमस्टांसेस क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, सब चीज अपन ने डिस्कस कर ली 3 और 4 में, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं कर रही। तो अगर कोर्ट ने ये सारी चीजें देख ली और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि इसके साथ 3 और 4 में डील नहीं करा जा सकता, इसके साथ प्रोबेशन या इसको एडमोनिशन पे रिलीज नहीं करा जा सकता, तो कोर्ट क्या करेगी, तब उसको इम्प्रिजमेंट दे सकती है। बट अगर कोर्ट पहले उसको इम्प्रिजमेंट नहीं देगी, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है, जनरल रूल कि कोई भी पर्सन है 21 ईयर्स के बिलो का अगर कोई ऑफेंडर है और उसने डेथ और एलआई नहीं करी है, डेथ और एलआई का कोई ऑफेंस करा है, तो उसको इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, ये जनरल रूल। एक्सेप्शन कोर्ट ने अगर सर्कमस्टेंसेस, नेचर, कैरेक्टर सब चीज देख के कोर्ट को लगता है कि नॉट डिजायरेबल टू डील विथ हिम, नॉट डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, तो उसको फिर ये इसका एक्सेप्शन हो गया। अगर उसको कोर्ट को लगता है कि कैरेक्टर, नेचर, सर्कमस्टेंसेस सब चीज देखी कि इसके साथ 3 और 4 में इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, बहुत ही सीरियस ऑफेंडर है, मतलब ये है कम एज का बट ये सीरियस ऑफेंडर है, मतलब ये
इसका जो इसका थॉट है, जो इसका मतलब बेसिकली कोड दिखता है मेंस रिया क्या है उस पर्सन का, क्या वो इनोसेंटली उसने वो ऑफेंस करा है या फिर वो उसका थॉट वैसा ही है। एक इंक्वायरी होती है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब भी अपन पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक इंक्वायरी होती है, उसमें उसका कैरेक्टर, उसका थॉट देखा जाता है उस पर्सन का, कि वो क्या वो मेच्योर थिंकिंग है, क्या वो इज एबल टू अंडरस्टैंड द एक्ट विच ही हैज कमिटेड। ये सारी चीजें कोर्ट देखेगी कि क्या वो सिर्फ एज से छोटा है या दिमाग से भी छोटा है, या दिमाग उसका ग्रोन अप जितना है, सारी चीजें कोर्ट देखेगी। तो कोर्ट को सब चीज देख के लगता है कि इसको इसके साथ इसको एडमोनिशन या प्रोबेशन पे रिलीज नहीं किया जा सकता, तो वो एक्सेप्शन है, तब कोर्ट उसको इम्प्रिजमेंट कर सकती है। जनरल रूल क्या है कि अगर कोई 21 साल से कम का है तो और डेथ और एलआई का नहीं किया है उसने ऑफेंस, तो उसको इम्प्रिजमेंट नहीं करना है, ठीक है। Desirable to him, deal with him under 3 and 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reason for doing so। ये तो अपने पता ही है, तो क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि कोई भी हो तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया, जनरल रूल क्या है और एक्सेप्शन क्या है। ये एडिशनल पॉइंट हो गया, रीजंस रिकॉर्ड करने वाली। फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर 3 and 4 with the offender referred to in subsection, where the court shall, ठीक है। अब कब पता चलेगा कि नॉट डिजायरेबल, मैंने बोला ना इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे वो तो जेजे एक्ट में तो इंक्वायरी होगी, पर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैसे पता करेंगे कि डिजायरेबल नहीं है ये पर्सन, इसको 3 और 4 में नहीं छोड़ा जा सकता। तो कैसे आप पता करोगे, ये आप प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखकर पता करोगे, ठीक है। कोर्ट को देखना पड़ेगा उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसिडर द रिपोर्ट इफ एनी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल मेंटल कंडीशंस ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है। रिपोर्ट भी देखेगा, कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी कंसिडर करेगा, सारी चीजें मिला के कोर्ट सब चीज मिला के देखेगा, उसका कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का, फिजिकल मेंटल कंडीशंस क्या है, वो उसका एज तो कम है पर उसका मेंटल कंडीशन क्या है, सारी चीज जो मैंने बताया। तो जेजे एक्ट में इंक्वायरी होती है, यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं प्रोबेशन ऑफिसर की, ठीक है। समझ आ गया आपको। जनरल रूल मेंस में आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। जनरल रूल ये है, एक्सेप्शन ये है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस, और ये आप जो भी एक्सेप्शन है कि नॉट डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर 3 and 4, तो ये नॉट डिजायरेबल कैसे पता करोगे, बाय द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, और वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सेक्शन 3 पढ़ रहे थे, 4 पढ़ रहे थे, वहां पे भी बेनिफिट मिल रहा था, वहां पे भी जो ऑफेंडर था उसको बेनिफिट मिल रहा था। 360 में भी अपन ने पढ़ा था कि अगर 21 साल से कम है तो ये होगा, वुमेन है तो ये होगा, 21 साल से ज्यादा है तो ये होगा, सारी चीज वहां पे भी पढ़ी थी, वहां पे बेनिफिट में। तो वो सारी चीजें जो थी वहां पे बात कर रहे थे, डिस्क्रिशन है कोर्ट का, ठीक है। डिस्क्रिशन था, कोर्ट में रिलीज हिम ऑन ऑफेंड रिलीज द ऑफेंडर, कोर्ट में इफ ही थिंक्स फिट रिलीज द ऑफेंडर। बट ये 5 तो पावर ऑफ कोर्ट पढ़ा अपन ने, सॉरी 6 जो है यहाँ पे भी बेनिफिट मिल रहा है, बट ये एक इंजंक्शन, ये एक मैंडेटरी क्लॉज है, ठीक है। मैंडेटरी सेक्शन है, यहाँ पे कोर्ट के लिए शैल वर्ड यूज करा है कि कोर्ट उसको, जनरल रूल क्या है, उसको इम्प्रिजमेंट नहीं करेगा, बट एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस अगर नॉट डिजायरेबल तो उसको कर सकता है, ठीक है। बट जनरल रूल इंजंक्शन है, ये बेसिकली एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। मैंडेटरी भी मैंने लिखा है इधर, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे 21 साल लिखा हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस में क्या एज है, 18 ईयर्स, इम्प्रिजमेंट नहीं करना है उसको, डेथ एलआई की पनिशमेंट नहीं दे सकते उसको, पर ये सारे सेक्शन देखेंगे अपन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है। वहां पे 18 ईयर्स है, ठीक है। तीसरी चीज कुछ हो गई कि कोर्ट जो लिखा है यहाँ पे, कौन सा कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, एपेलेंट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट की बात करिए। जो भी कोर्ट ये एक्ट पे, इस एक्ट में जो भी कोर्ट अभी पढ़ेंगे अपन कोर्ट के लिए भी सेक्शन, तो जो भी कोर्ट इस एक्ट में दे रखा है वो सारे कोर्ट के पास ये बोला है कि वो कोई भी कोर्ट इसको नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रायल कोर्ट पे अप्लाई हो रहा है या हाई कोर्ट उसको पावर दे सकता है, कोई 21 साल का कम है उसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है, या ट्रायल कोर्ट रिविजनल कोर्ट दे सकता है, एपेलेंट कोर्ट दे सकता है, नहीं, सारे कोर्ट पे अप्लाई होता है कि कोई भी कोर्ट ये नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस, तो ये हाई कोर्ट में भी हो सकता है, एपेलेंट कोर्ट आगे देखेंगे, वो तो कोर्ट का सेक्शन जब आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट जो है वो सारे कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, यहाँ पे जब आप मेंस के लिए लिखते हो तो कुछ कुछ पॉइंट आपको, कोर्ट कौन से है, ट्रायल कोर्ट, एपेलेंट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। इस एक्ट में सारे कोर्ट्स की बात की गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सेक्शन 7 देख लेते। अब अपन ने 4 जब पढ़ा था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, वहां पे भी 2 में पढ़ा था कि कोर्ट शैल सी द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, कोर्ट को मैंडेटरी है कि कोर्ट प्रोबेशन में छोड़ने से पहले जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट
देखेगा। वहां पे ये भी पढ़ा था कि कॉपी दी जाएगी, जो भी ऑर्डर पास करते हैं सुपरविजन ऑर्डर, उसकी कॉपी दी जाएगी। जो भी ऑफेंडर्स है उनको, श्योरिटीज है उनको, प्रोबेशन ऑफिसर्स है उनको। वहां पे ये भी पढ़ा था मैंने, सुपरविजन करेंगे, वो भी होगा, 1 साल से ज्यादा का सुपरविजन ऑर्डर होगा। किसके सुपरविजन में रहेंगे? प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेंगे। ये सारी चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफिसर का अगर कोई एक क्वेश्चन आता है मेंस के लिए, तो ये सारी चीजें, जो भी पॉइंट्स आपने अभी तक जितने भी एक्ट में, इस एक्ट में जितने भी पॉइंट्स पढ़े प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड, सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक पॉइंट हो गया। एक तो 4 क्लॉज 2 में उसकी रिपोर्ट पड़ी थी, एक अभी 6 क्लॉज 2 में उसकी रिपोर्ट पढ़ के है कि कोई भी पर्सन है 21 साल से कम है, उसको, उसने अगर डेथ और एलआई नहीं करा तो उसको इम्प्रीजमेंट नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस उसको इम्प्रीजमेंट कर सकते हैं अगर उसके साथ कोर्ट को लगता है कि 3 और 4 में डील करना डिजायरेबल नहीं है। कैसे पता चलेगा कोर्ट को कि उसको साथ 3 और 4 में डील करना डिजायरेबल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। ये अभी अपन पढ़ के 6 क्लॉज 2। तो दोनों केस में जो भी रिपोर्ट दे रहा है, जो भी रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर है, वो क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मतलब एक सीक्रेट रिपोर्ट होगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसको लीक नहीं कर सकते, उसकी डिटेल्स उसको नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें उस पर्सन, जो भी माइनर है या जो भी ऑफेंडर है, माइनर की बात भी हो सकती है और 21 ईयर्स के अबव की भी बात हो सकती है 4 क्लॉज 2 में, है ना। 6 क्लॉज 2 में माइनर की बात हो रही है, माइनर मतलब 21 से कम की बात हो रही है, पर यहाँ पे एज का नो क्राइटेरिया, नो एज इज गिवन। 4 क्लॉज 2 में तो एज नहीं दे रखी ना, 360 में दे रखी है। चलो ये भी समझ आ गया। तो चाहे वो पर्सन, जो भी ऑफेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं अपन इधर, ऑफेंडर की क्या क्या डिटेल्स रहेंगी रिपोर्ट में, अपन ने पढ़ा ना, वो उसके फैमिली पे, फैमिली बैकग्राउंड होगा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीजें उसके बारे में लिखी होगी, ठीक है। उसके नेबर से पूछेंगे, उसके फ्रेंड से पूछेंगे, सब वो प्रोबेशन ऑफिसर सब उसका कैसा वो रहता है, क्या उसका रूटीन है, हर चीज उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो उसकी पूरी लाइफ के बारे में तो आप वो रिपोर्ट पब्लिक में नहीं डाल सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है। अब जब अपन जेजे एक्ट पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन, आपके एपीयू में सिलेबस में है, तो जेजे एक्ट पढ़ते तो वहां पे सेक्शन 3 बता रखे प्रिंसिपल्स ऑफ जेजे एक्ट की, क्या क्या प्रिंसिपल्स के ऊपर ये जेजे एक्ट पूरा बेस्ड है। वहां पे पढ़ते प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वहां पे भी पढ़ते हैं। दूसरा अपन जेजे एक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 99, सेक्शन 99 है जेजे एक्ट में, वहां पे भी लिखा है कि जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी वहां पे ऑफिसर उनकी रिपोर्ट होगी, वो क्या होगी? कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है। ये वहां पे भी पढ़ते हैं। उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, जनरल रूल, रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल होगी। जनरल रूल ये हो गया, द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 और 6 क्लॉज 2 शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। जनरल रूल प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, communicate the substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report, ठीक है। अब रिपोर्ट में लिखा है, प्रोबेशन ऑफिसर ने खुद की रिसर्च करके वो रिपोर्ट बनाई है, उसमें लिखा कि ये पर्सन 21 साल से कम है और ये ड्रिंक करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर उसको बताना है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो कोर्ट को लगता है, कोर्ट को उसको पूछना है कि क्या तुम ड्रिंक करते हो, और अगर उसको बताना है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो वो उस चीज के लिए एविडेंस दे सकता है। तो उस चीज के लिए कोर्ट उसको एक चीज, ऐसा कुछ चीज भी अगर कोर्ट को लगता है कि ये इसको पूछूं, मैं इसको बताऊं कि ये लिखा है तुम्हारे बारे में रिपोर्ट में, तो कोर्ट उसको बता सकती है, उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा, उसका वो उसको एविडेंस दे सकता है उसको डिस्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एविडेंस दे सकता है उसको डिस्प्रूव करने के लिए, थोड़ा एविडेंशियल, एविडेंस एक्ट में ये सब लैंग्वेज है। उसको डिस्प्रूव करने के लिए वो पर्सन उसके लिए एविडेंस दे सकता है, ठीक है। प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो एविडेंस दे सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्टरम पार्टम, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, कम्युनिकेट द सब्सटेंस, कोर्ट उस पर्सन को सब जो भी रिपोर्ट में लिखा है, उसको, ऑफेंडर को उसका जो भी रिपोर्ट में लिखा है वो कुछ चीजें बता सकता है, कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम, कोर्ट चाहे तो उसको मे गिव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस, प्रोड्यूस करने के लिए उस ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि तुम बताओ, इसमें लिखा है कि तुम ड्रिंक करते हो, तुम ड्रग्स लेते हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसके इसके डिस्प्रूव करने के लिए तुम एविडेंस बताओ, ठीक है। तो कोर्ट में गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट, ठीक है। जो भी रेलिवेंट एविडेंस होंगे वही कोर्ट लेगा, ये तो अपन पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सेक्शंस ये अभी मैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, मेंस का कुछ पॉइंट्स, और मेजरली प्रीलिम्स बेस्ड है। केसेस में अभी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ इसमें, केसेस के लिए अलग से मेंस के टाइम पे
मैं बना दूंगी हर एक एक्ट को डिटेल में डिस्कस करके, हर एक सेक्शंस के केसेस। ठीक है, ओके। सेक्शन 8 को डिस्कस कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, अभी अपन ने प्रोबेशन पढ़ा, सेक्शन 4 में प्रोबेशन पढ़ा, वहां पे अपन ने पढ़ा कि कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती है, बॉन्ड जो होगा उसमें कंडीशंस होंगी। ठीक है, कंडीशंस को फॉलो करने के लिए बॉन्ड होगा, बॉन्ड में क्या होगा, टू अपीयर एंड टू रिसीव सेंटेंस पढ़ा था अपन ने। दूसरा पढ़ा था मेंटेन पीस एंड गुड बिहेवियर मीनवाइल, ये पढ़ा था, कंडीशंस हो सकती है। उसके साथ में अपन ने पढ़ा सुपरविजन में एडिशनल कंडीशंस भी हो सकती हैं। एडिशनल कंडीशंस में क्या पढ़ा, रेसिडेंस से रिलेटेड हो सकती हैं। दूसरा क्या पढ़ा, इंटॉक्सिकेंट से रेस्ट्रेन करने के लिए हो सकता है, रेस्ट्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, ये कंडीशन भी हो सकती है। तीसरी क्या कंडीशन, कोई भी अदर नेसेसरी कंडीशन, अदर नेसेसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने सेक्शन 4 में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, पर अब जो ये कंडीशन है इसको चेंज भी कर सकता है, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उस कंडीशन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें ये सेक्शन 8 जब अपन पढ़ेंगे इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में एप्लीकेशन कौन दे रहा है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, सबसेक्शन 1 और 2 यहां पे डिस्कस करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर ही है, बट यहाँ पे सबसेक्शन 3 डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 को जब अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सेक्शन 8 यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, एप्लीकेशन कौन दे रहा है, प्रोबेशन ऑफिसर दे रहा है। एनी कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, कौन सा कोर्ट, उसी को वही कोर्ट जिसने सेक्शन 4 में ऑर्डर पास करा है। सेक्शन 4 में कौन सा, प्रोबेशन का ऑर्डर पास हो रहा है, सेक्शन 4 में प्रोबेशन का ऑर्डर पास हो रहा है, तो वही कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, सेम लैंग्वेज अपन ने पढ़ी थी, in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond। कोर्ट को लगता है कि जो भी बॉन्ड है उसकी कंडीशन को चेंज करना है, वेरी मतलब कोई भी कंडीशन को चेंज करना है, तो कोर्ट कर सकता है, एंटर्ड इनटू बाय द ऑफेंडर, इट मे, कोर्ट कर सकता है, मे एट एनी टाइम पे कोर्ट कर सकता है, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव। बॉन्ड अगर मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, तो चलो बॉन्ड 1 साल का हो, 2 साल का हो, कुछ महीने का, कितने टाइम का भी बॉन्ड हो, तो उसमें आप जितने भी टाइम का वो बॉन्ड है उसमें कोर्ट को चेंज कर सकता है, उसकी कंडीशंस अगर कोई चेंज करनी है, कुछ बढ़ाना है, कुछ कम करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो कोर्ट कर सकता है एट एनी टाइम व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव। ठीक है, वेरी द बॉन्ड, कोर्ट उस बॉन्ड को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। एक्सटेंडिंग, कैसे चेंज करेगा, या तो एक्सटेंड करेगा, बढ़ा देगा, और डिमिनिश द ड्यूरेशन, टाइम को बढ़ा सकता है, टाइम को कम कर सकता है। ठीक है, 3 साल का है फॉर एग्जाम्पल, 3 साल का है तो 2 साल का कर सकता है, 2 साल का है तो 3 साल का कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ा भी सकता है टाइम को, कम भी कर सकता है, ऐसे वो चेंज करेगा। ठीक है, देयरफॉर सो हाउ देयरऑफ सो हाउएवर दैट इट शैल नॉट एक्सीड 3 इयर्स, ये तो अपन पहले पढ़ के आए कि 3 साल से ज्यादा का नहीं कर सकता, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल का ज्यादा नहीं कर सकता। और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन, कुछ कंडीशंस भी बदल सकता है, इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशंस भी डाल सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, या तो टाइम बढ़ा सकता है, टाइम कम कर सकता है, कंडीशंस बढ़ा सकता है, कंडीशंस कम कर सकता है। ठीक है, 2 चीज। ठीक है, 2 चीज में बढ़ा सकता है, 2 चीज में कम कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग एन ऑफेंडर एंड द श्योरिटी और द श्योरिटीज अ बॉन्ड mentioned in the board an opportunity of being heard, natural justice अभी अपन पढ़ के opportunity of being heard तो देगा ही, उस पर्सन को भी, ऑफेंडर को भी देगा, और श्योरिटी या श्योरिटीज जो बहुत सारी हैं उनको भी देगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि मैं ये कंडीशन बढ़ा रहा हूँ, या टाइम बढ़ा रहा हूँ, या कंडीशन कम कर रहा हूँ, टाइम कम कर रहा हूँ, कुछ भी अगर कोई भी चेंजेस करे, तो ऑब्वियसली बॉन्ड क्या पढ़ा था अपन ने, बॉन्ड विथ या विदाउट श्योरिटी, विथ या विदाउट श्योरिटी पढ़ा था ना, तो अगर विद श्योरिटी है तो श्योरिटीज को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और उस पर्सन को तो देगा ही, ऑफेंडर को तो देगा ही। ठीक है, क्लॉज 2 भी इसमें देख लेते हैं। इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन, अगर कोर्ट, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने उसकी कोई कंडीशन बढ़ा दी या टाइम बढ़ा दिया कुछ भी, और श्योरिटी है, उस वो अग्री नहीं करता है उस जो भी चेंजेस हुए उससे। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं, मैं तो मैंने तो पहले बोला था 2 साल के लिए मैं इसका श्योरिटी रहूंगा, तो मैं 2 साल के लिए रहूंगा, अगर आप अब इसको 2.5 साल कर रहे हो या फिर 3 साल कर रहे हो, तो मैं 3 साल तक यहाँ पे हुई नहीं, मैं तो 2 साल के बाद बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोर्ट पहले उसको 2 साल का उसका बॉन्ड था, वो श्योरिटी ने 2 साल के लिए अग्री करा। ठीक है, फिर कोर्ट ने
मीनवाइल कुछ हुआ होगा, उसने कंडीशन फॉलो नहीं करी या कुछ भी, तो कोर्ट को लगता है कि इसका बॉन्ड जो है वो 3 साल का कर देना चाहिए। तो वो कोर्ट ने उस पर अपॉर्चुनिटी दी, ऑफेंडर को भी दी और श्योरिटी को भी दी। श्योरिटी आया कोर्ट के सामने, श्योरिटी ने बोला कि मैं तो 2 साल के लिए ही एग्री करा था, मैं 2 साल पे ही रहूंगा और मैं 3 साल के लिए एग्री नहीं करता। ठीक है, अगर वो मना कर देता है, वो रिफ्यूज कर देता है, वो जो भी चेंजेस हुए, जो भी कंडीशन में चेंजेस हुए, उसके साथ कंसेंट करने के लिए उसने कंसेंट नहीं दी है, वो अग्री नहीं कर रहा है, वो कंसेंट नहीं दे रहा है, proposed to be made under subsection 1, the court may require the offender to enter into a fresh bond. कोर्ट क्या बोलेगा, ये श्योरिटी के साथ जो बॉन्ड था वो खत्म करो और एक नया बॉन्ड में एंटर हो नए श्योरिटी के साथ। ठीक है, कोर्ट ये उसको बोल सकता है कि फ्रेश बॉन्ड में एंटर हो, एंड इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस, ठीक है, कोर्ट ये बोल सकता है फ्रेश